गुड आफ्टरनून एवरीबडी। गुड आफ्टरनून सर। चलो हम लोग एसएसबी का बैच चालू करते हैं। अब इस बारी भगवान का जरा जोर से नाम लेके चालू करेंगे, ठीक है? ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। चलो, वेरी गुड। व्हाट इज एसएसबी? एसएसबी क्या चीज़ है? एसएसबी इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और एसएसबी स्टैंड्स फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक, सर्विस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके सिलेक्शन बोर्ड। तो ऐसा कैसे कि हर साल इतने सारे वहाँ बच्चे आते हैं और उनमें से कुछ ही सेलेक्ट होते हैं। देखो, वर्ड वो वहाँ सेलेक्ट वर्ड तो सही है, वहाँ वर्ड पास और फेल नहीं बोलते, वहाँ पर रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड बोलते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कि वो अपनी सूटेबिलिटी देखते हैं कि फ़ौज की सूटेबिलिटी के लिए आप सूटेबल हैं या नहीं हैं। इसमें ज़िंदगी में पास और फेल का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, मैं आपको बता रहा था कि हर साल बहुत सारे बच्चे आते हैं और कुछ बच्चे पास होते हैं, बाकी बच्चे पास नहीं होते। तो कौन से बच्चे पास होते हैं? वेरी सिंपल, वो बच्चा पास होता है जो नॉर्मल बच्चे से 10% ज़्यादा होता है। अब 10% का क्या मतलब? 10% का ये मतलब कि वो बच्चा जो नॉर्मल काम करता है, जो काम किया है, एक जो बच्चा जो पास होता है वो 10% ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें काम करता है। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। एक बच्चा, छोटा बच्चा पानी में डूब रहा है, तो आप वहाँ पर खड़े हैं, क्या करेंगे? ये मान लिया कि आप स्विमर हैं, हम लोगों ने मान लिया कि आप अच्छे स्विमर हैं, तो आप कूदेंगे और उसे ले आएंगे, उसे साइड में ले आएंगे, लेटा देंगे, गाड़ी वाड़ी मंगाएंगे, उसे घर भेज देंगे। दूसरा बच्चा जो वहाँ पर था, आप ही के लेवल का है, वो स्विमर है, उसने देखा ये डूब रहा है बच्चा, तो अगर वहाँ ट्यूब है, ट्यूब लगा के वो कूद जाएगा, उसे साइड में ले आएगा और उसके लंग्स से पानी निकालेगा, पेट से नहीं, लंग्स से। पेट में तो हम लोग वैसे भी 2-4 बोतल पानी पी जाते हैं। उसको उल्टा करेंगे, उसका पैर ऊपर करेंगे, उस पर चढ़ेंगे, उसके लंग्स से पानी निकालेंगे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे या माउथ रेस्पिरेशन देंगे ताकि उसकी ब्रीदिंग चालू हो जाए और उसे फिर हॉस्पिटलाइज कराएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा काम किया पहले बच्चे से, दूसरे बच्चे ने जो एक्स्ट्रा काम किया, ये ज़्यादा अच्छा है और ये ही बच्चे पास होते हैं जो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, जिनकी बेसिक्स पढ़ाई में जो है वो बेसिक्स बहुत अच्छी है। देखिए, पढ़े आप सब हैं, आप सब के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, बट वो जिसमें जब बेसिक्स सिखा रहे थे, जो बच्चे की बेसिक्स घुस गई है सर में, वो देखिए ये अच्छे काम करता है। काफ़ी बारी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर, इफ़ेक्ट ऑफ इंग्लिश ऑन सिलेक्शन। वेल, इफ़ेक्ट ऑफ इंग्लिश ऑन सिलेक्शन, दे नेवर वांटेड कि आप बहुत हाई फंडा थरूर साहब की तरह अंग्रेजी बोलें। कभी आपने थरूर साहब की अंग्रेजी सुनी है? वो तो कभी चाहते ही नहीं, वो उन्हें भी नहीं समझ आएगी। वो केवल ये चाहते कि आप मिनिमम बस सिंपल इंग्लिश में आप बात करिए, क्योंकि वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। और अगर उसमें भी आपको फॉर वांट ऑफ वर्ड्स अगर आप अटक जाते हैं, मोस्ट वेलकम, आप हिंदी में बोल लीजिए और फिर वापस जितनी जल्दी इंग्लिश में आ सकते हैं उतनी ही जल्दी इंग्लिश में आ जाइए। तो देखिए, कॉज ऑफ फेलियर इज़ नॉट इंग्लिश और कॉज ऑफ नॉट गेटिंग रिकमेंडेड इज़ नॉट इंग्लिश। इट इज़ जो आप बन गए हैं, जो आपकी पर्सनालिटी बन गई है। क्या हुआ है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे देश में कुछ चीज़ें जो गलत हैं वो भी एक्सेप्टेबल हो गई हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉर्ट ऑफ करप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेन में दिल्ली से आ रहे हैं, आपके पास सीट नहीं है, तो आप टीटी को ऑफ़र करते हो, पैसा देते हो कि भैया पैसा ले ले और मुझे सीट दे दे। और अब ये और ज़्यादा हो गया क्योंकि 6 जने वहाँ पर लाइन में खड़े हैं और सीट एक ही है, तो एक जना 1000 से चालू करेगा, दूसरा जना 1200 से चालू करेगा। तो have we not accepted this as part of life? We have.
तो देखो क्या हुआ है, जिस दिन से तुम पैदा हुए हो उस दिन से तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार सब ने कहा बेटा ये कर लो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। आपने कहा ट्राई साइकिल का चाहिए, उनने कहा हाँ ABCD पूरी सुनाओ तब तुम्हें मिल जाएगा। तुमने कहा हमें घड़ी चाहिए, उन्होंने कहा हाँ 90% लेके आओ 3rd क्लास में तब तुम्हें मिल जाएगा। तुमने कहा साइकिल चाहिए, उन्होंने कहा हाँ 95% लेके आओ 5वीं में मिल जाएगा। मैंने कहा मोटरसाइकिल चाहिए, उन्होंने कहा हाँ 12वीं में 95% लेके आओ तब मिल जाएगी। तो हुआ क्या, ये हुआ कि आप अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गए। आप अपनी नज़रों में अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गए। उसके बाद आपके भाई बहन दोस्त यार बन गए, भाई बहन दोस्त यार माँ बाप, या माँ बाप भाई बहन दोस्त यार। उसके बाद आपका स्कूल कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद आपका देशवासी हुए और आखिरी में देश का नंबर आया। देखिए आप सब 12th कर चुके हैं। इस दौरान ये 17 साल की एज तक आपको याद है किसी ने कभी ये कहा कि देश के लिए ये काम कर लेना? नहीं कहा, कभी किसी ने नहीं कहा कि देश के लिए ये कर लेना। सबने कहा अपने लिए ये कर लेना। अब इमेजिन करिए एक फ़ौज का ऑफिसर है, वो सब कुछ अपने लिए करता है। ये कैसे हो सकता है? फ़ौज के ऑफिसर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया की चीज़ है देश, अपना देश, भारत, इंडिया। उसके बाद आता है उसकी देशवासी। उसके बाद आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कॉलेज, जो भी है। उसके बाद आता है आपके माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, और आखिरी में आप आते हैं। तो मेरा हीरो किसके लिए काम करता है? मेरा फ़ौज का हीरो किसके लिए काम करता है? फौजी ऑफिसर किसके लिए काम करता है? सबसे ऊपर देश, देशवासी, ऑर्गेनाइजेशन, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, और आखिरी में अपने आप। बट इसका माने ये नहीं है कि वो अपना इंटरेस्ट वॉच नहीं करता है, अपना इंटरेस्ट वॉच करता है, बट ही बेसिकली डज द वर्क फॉर देश और देशवासी। ठीक, अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप लोग यहाँ पर संगम में गए हैं, बोटिंग कर रहे हैं, 4 जने हैं और बोट पलट गई। क्या करेंगे? तेज बहाव है पानी का, करेंगे क्या? क्या करेंगे आप? When we do in the river, then we apply the hand legs to come up. तो हाथ पैर मारेंगे, ये आप कह रहे हैं? तो ये हाथ पैर मारेंगे, पानी को सांस लेने की जगह बना लेंगे और स्विम करते हुए साइड में आ जाएंगे। ठीक, किसी को कोई शक इसमें? देखिए क्या किया आपने, अपना काम किया, अपना हित देखा आपने, देशवासियों का कहाँ हित देखा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से कह दूं कि आप बाकी 4 को पकड़ के, बाकी 3 को पकड़ के लेके आ रहे हो जी, आप स्विमर हो, बाकी 3 को पकड़ के लेके आ रहे हो। तो ये तो मुझे भी पता है कि नॉट पॉसिबल, आप भी डूब जाओगे। तो मैंने कहा कि ऑफिसर अपना हित वॉच करता है और इस प्रकार काम करता है कि वो देशवासियों के लिए काम करता है। तो ट्यूब के संग, ताकि वो खुद भी ना डूबे, वो बाकियों को भी ट्यूब में अटका देगा। उससे कहेगा कि हाथ पकड़ो और धीरे धीरे करके साइड में ले आएगा और 4 को बचा लेगा। तो मेरे हीरो ने किसके लिए काम किया? देशवासियों ने। तो डिफरेंस समझिएगा, एक काम होता है मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ और एक काम होता है मैं देशवासियों के लिए काम कर रहा हूँ। आज के एनवायरनमेंट में हर एक इंसान इंडिया में, या नियरली हर एक इंसान इंडिया में, केवल अपना हित वॉच करता है। तो भाई
अगर आप जाके एसएसबी में भी केवल अपना हित वाली काम हरकत करने लगेंगे तो कैसे पास होंगे। वहाँ की रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप देश और देशवासियों के लिए काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, आप अपने माँ बाप भाई बहन दोस्त यार के लिए काम करें। अपना नंबर आखिरी में आता है, अपना नंबर आखिरी में आता है। ठीक, तो अब क्या करना पड़ेगा। अब बड़ा सिंपल है, जो आप हैं कि मैं अपने लिए पहले काम करूंगा, फिर अपने माँ बाप भाई बहन के लिए काम करूंगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूंगा, फिर मेरे देशवासी और आखिरी में देश। और जो चाहिए क्या है, सबसे ऊपर देश, फिर देशवासी, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपके माँ बाप भाई बहन दोस्त यार, और आखिरी में आप। तो ये बिल्कुल ठीक उल्टा है। तो एसएसबी जाके या तो सर नीचे पैर ऊपर करके एसएसबी दे दो, या मेरी बात मान लो, इतने दे। जो मैं समझा रहा हूँ समझ लो उस चीज़ को, ठीक है। तो आज से देशवासी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप सड़क पे जा रहे हैं और दो लड़के लड़ रहे हैं, और आप क्या करते हो, एक सेकेंड के लिए उन्हें देखते हो। अगर रुक गए तो आप मज़ा लेने के लिए रुक गए हो, कुछ और काम नहीं कर रहे हो, वरना आप सीधे निकल जाते हो। नोटिस किया आप लोगों ने। देशवासी होने के नाते आपको क्या करना चाहिए था, उनकी लड़ाई रोकनी चाहिए थी। आप पढ़े लिखे हैं, लॉजिक यूज़ करिए, उनकी लड़ाई रोकिए। बट वी हैव बिकम सेल्फिश, खाली आप ही नहीं, हम सब वी हैव बिकम सेल्फिश एंड वी हैव टू गेट ओवर इट। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, ठीक। एज एन ऑफिसर यू हैव टू थिंक लिटिल बिग, ऊंचा, बड़ी सोच रखनी है, छोटी सोचें नहीं रखनी है। हमें देश के बारे में समझना है, हमारे देश की प्रॉब्लमें समझनी है, हमें देश और बाकी कंट्रीज के संग इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, ये चीज़ें हमें समझनी है। और अब टाइम आ गया, आप लोग सब 12th पास हो, अब टाइम आ गया कि आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें। न्यूज़पेपर्स पढ़ें, इंफॉर्मेटिव मैगजीन्स पढ़ें, लाइक फ्रंट लाइन, आउटलुक, इंडिया टुडे, ये सारी मैगजीनें पढ़ें एंड लर्न दीज थिंग्स कि क्या हो रहा है। एक जो नॉर्मल बच्चा होगा वो केवल अपने आप में देखेगा, अपने आप के लिए काम करेगा, और एक जो स्मार्ट बच्चा होगा, जो +10% वाली मैं बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा दुनिया, देशदारी, ये सारी चीज़ें, दुनियादारी के बारे में कुछ जानता होगा, और वही चीज़ें वहाँ पर दिखाना है आपको। एक दोस्तों और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसे बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। ये मेरी केवल ऑब्जर्वेशन है कि आजकल जो बच्चे हैं वो ज़रा हंसते कम हैं, चिंतित ज़्यादा नज़र आते हैं। आप बच्चे हैं, बचपना होना चाहिए आप में, ठीक है यार, खुश रहो। प्रॉब्लम तो सभी के पास आती है, मैं जानता हूँ बहुत कंपटीशन है, मुझे पता है। सो व्हाट, उस कंपटीशन से हम उभरेंगे, ऊपर उठेंगे, उसके लिए हम मेहनत करेंगे, वो हमारा डिटर्मिनेशन है, उसके लिए हम मेहनत करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो हंसते रहो, थोड़ा लाइवली फेस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। आपके अपने दोस्त यार, जब आप अपने संग रहते हो, दोस्त यारों के संग रहते हो, तो क्या आप हर समय चिंतित रहते हो या थोड़ा हंसते खेलते भी हो? क्या करो, जोक वोक सुनाया करो, थोड़ा सा हैप्पी रहा करो। ऑलराइट दोस्तों, एसएसबी में वो क्या चेक करते हैं, वो कुछ क्वालिटीज़ चेक करते हैं आप में, जो क्वालिटीज़ अदरवाइज एक नॉर्मल बच्चे में होनी चाहिए। तो कोई बहुत स्पेशल क्वालिटी नहीं है जो आप में चेक करते हैं। ये क्वालिटी वहाँ पर इसलिए है कि इन क्वालिटी की किस लेवल की आपकी वो क्वालिटी चल रही है, और बेस्ड ऑन दैट जब वो सारा एवरेज आउट करते हैं तब आपको एक नंबर देते हैं। नंबर इज़ मैंडेटरी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है। मेरिट में कौन आगे और कौन पीछे, इसलिए नंबर्स चाहिए। देखिए, एक इंसान हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता। अगर हर चीज़ में वो अच्छा हो गया तो वो भगवान बराबर हो गया।
या डेमी गॉड हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप किसी चीज़ में अच्छे होंगे, किसी चीज़ में थोड़े कमज़ोर होंगे। दैट इज़ वाई वहाँ पर दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ एन एवरेज ऑफिसर। कोई क्वालिटी आपकी अच्छी होगी, कोई क्वालिटी आपकी थोड़ी कम अच्छी होगी। दैट्स वाई यू हैव कॉन्सेप्ट ऑफ ए एवरेज ऑफिसर। कुछ क्वालिटीज़ ऐसी भी हैं जो उल्टी चलती हैं, अगर ये ज़्यादा है तो ये कम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग और फिजिकल करेज। आप खड़े गए हैं, ऊपर खड़े हो गए हैं, आप कूदने जा रहे हैं, नीचे 15 फीट है और सामने रस्सी थी, आपका एम ये था कि कूदे, रस्सी पकड़ें और नीचे उतर आए। अब आप खड़े हो गए, 15 फीट ऊपर खड़े हैं, 5 फीट के आप हैं, 20 फीट हो गया, आपने नीचे देखा तो आपको तो 20 फीट नज़र आ रहा है और आपका दिमाग चालू हो गया कि गुरु अगर रस्सी छूट गई तो आपकी रीजनिंग चालू हो गई और आपने तुरंत कहा कि मैं गिर जाऊंगा, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, हड्डी टूट जाएगी, ये होगा वो होगा। ये रीज़न आउट कर रहे हैं आप और आप पीछे मुड़े और नीचे उतर आए। क्या हुआ? आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है बट आपका करेज ढीला पड़ गया। ऐसे ही एक इंसान को समझ लो जो वहाँ ऊपर खड़ा है, वो बुल हेडेड है, वो बिल्कुल रीज़न आउट नहीं करता चीज़ें, ठीक है। उसने रस्सी देखा और एनर्जी में आके हियर आई कम और कूद गया, ठीक है, रस्सी पकड़ने के लिए। बुल हेडेड आदमी है, उसने तो सोचा ही नहीं कि मैं नीचे गिर जाऊंगा तो क्या होगा, ठीक है, और कूद गया वो। ये जो लोग होते हैं ये बुल हेडेड लोग होते हैं। ऑफिसर को सम रहना है, ऑफिसर को सम रहना है। ऑफिसर अगर रिस्क ले रहा है या सोच रहा है कि लेफ़्ट जाएंगे या राइट जाएंगे, अपने ट्रुप्स को यहाँ ले जाएंगे या यहाँ ले जाएंगे, वो रीज़न आउट कर रहा है और एक रिस्क कैपेसिटी ले रहा है, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, ये हो जाना चाहिए। सो एन ऑफिसर टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क। ही इज़ नॉट वो वाला बुल हेडेड इंसान कि खड़ा हुआ कूद गया। एट द सेम टाइम ये वो वाला इंसान नहीं है कि खड़ा हुआ, उसने देखा, सोचा कि मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, वापस आ जाओगे। अगर यही सोचोगे तो लड़ाई में कैसे जाओगे? तो समझिएगा, जो क्वालिटीज़ हैं वो टोटल 15 क्वालिटीज़ हैं जो आप में देखी जाती हैं। 15 क्वालिटीज़ सिंपल क्वालिटीज़ हैं, कोई एक नॉर्मल बच्चे में इसको होना चाहिए। तो क्या क्वालिटीज़ हैं जो हम लोग या जो एसएसबी में आप लोगों में देखते हैं? इनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हिस्सा है फैक्टर 1 कहलाता है या दिमाग वाली क्वालिटीज़ कहलाती हैं। तो आप लोग सोचोगे दिमाग वाली क्वालिटीज़ में पता नहीं क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहली क्वालिटी है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। सिंपल शब्दों में अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो ये वो क्वालिटी है जो आपने ज़िंदगी में बाय एक्सपीरियंस सीखी हो, बाय किताब सीखी हो, उसका आप प्रयोग करते हो और उसका आप इस्तेमाल करते हो। तो जब हमारे यहाँ स्कूल नहीं थे हमारे देश में 1000 साल पहले, तब भी लोग बड़े बड़े पत्थर मूव करते थे। पिरामिड बने हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर, इतनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनी है। ताजमहल बना है, लाल किला बना है, 500 साल पहले बना है। तो आखिरकार ये पत्थर कैसे मूव किए? ये तो आपने जाके 6ठी क्लास में पढ़ा, लीवर क्या चीज़ होती है, और आपको पढ़ाया गया कि एक रॉड, लंबी रॉड हो, लंबी रॉड से आप उस पत्थर को हिला सकते हो, लीवर, बाय वे ऑफ लीवर। तो देखिए, चाहे वो एक्सपीरियंस से आपने सीखा, चाहे वो आपने पढ़ाई में सीखा। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि 2000 साल पहले तो स्कूल नहीं थे ना, वो लीवर तो नहीं सिखा रहे थे वहाँ पर,
बट फिर भी लोगों ने किया। तो ये जो नॉलेज है, चाहे आपने किताबों में से सीखी हो, चाहे आपने प्रैक्टिकल काम करके सीखी हो, ओवरऑल इस नॉलेज को अप्लाई करना अपने डे टू डे लाइफ में विल बी कॉल्ड एज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, मान लेते हैं हम लोगों के पास एक लंबा बैम्बू है और बैम्बू के एक एंड में 10 किलो का वजन बांधा हुआ है। और आपको उसको इस एंड से उस एंड ले जाना है 200 मीटर उठा के। तो आप लोग कैसे उठाओगे उसे? बीच में से उठाओगे, उसको हल्के वाले एंड से उठाओगे, या उसको भारी वाले एंड से उठाओगे? भारी वाले एंड से उठाओगे। तुम? वेरी गुड। तो 2 जनों ने कह दिया भारी वाले। आप? ऐसे उठाओगे स्ट्रेट। चलो, दैट इज ऑल्सो ए प्रैक्टिकल चीज। आप? ऑलराइट। तो देखिए, जब आप स्ट्रेट उठाओगे तो जो हल्का एंड है वो नीचे होगा और भारी एंड ऊपर होगा, या उल्टा होगा? भारी एंड नीचे होगा और हल्का एंड ऊपर होगा। भारी एंड ऊपर होगा, भारी एंड तुमने कहा नीचे होगा। ऑलराइट, चलिए ठीक, मान लिया आपने। देखिए, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आपने उस बैम्बू को उठाना है जिसमें वेट है, और आपका कुल मिला के जो लिवरेज है वो इस एंड से इस हाथ तक है, इससे ज़्यादा लिवरेज नहीं है आपका। और मैथमेटिक्स ये कहती है कि इतना डिस्टेंस इंटू इतना वेट इज इक्वल टू इतना डिस्टेंस इंटू इतना वेट। तो आपको एक्चुअली भारी एंड से उठाना है और बीच में लीवर देना है और आपका काम बन गया। अब ये पढ़ाई है, ये आप प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी है, बट दिस इज नोन एज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ठीक। अब हम लोग गंगा किनारे रहते हैं, हम लोग जानते हैं कि बालू होती है गंगा में, और हमें ये भी पता है कि पानी बालू पे जैसे ही डाल देते हैं बालू हार्ड हो जाती है, और जब सूख जाएगी फिर वो पतली हो जाएगी। अब आप डेजर्ट में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी फंस गई, आपकी जिप्सी फंस गई उसके अंदर। ठीक है, जितना निकालने की कोशिश करोगे उतना ही वो और धंसती चली जाएगी। आपका कॉन्वॉय आपके संग चल रहा था, उसमें जी टैंकर है पानी का, क्या करेंगे? 2 बाल्टी पानी निकालेंगे, पहियों में डाल देंगे, जहाँ बालू है वो हार्ड हो जाएगी, स्टार्ट करेंगे और निकल जाएंगे। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंस 3-4 प्रकार की होती है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है, बेसिक इंटेलिजेंस होती है। आपकी पहली इंटेलिजेंस, वो जो बेसिक इंटेलिजेंस है, वो तो चेक करते हैं आपकी रीजनिंग पेपर से, जो ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग देने के लिए। ठीक है। और आपकी जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है वो आप जो हर हरकत करते हैं उससे नज़र आती है। दूसरी क्वालिटी जो दिमाग से रिलेटेड है वो है रीजनिंग एबिलिटी। आप कैसे चीज़ें रीज़न आउट करते हो, बहुत सिंपल है। पूछ लेगा कि बेटा आपने 12th किया था, साइंस से किया था, फिर आपने कॉमर्स में क्यों एडमिशन ले लिया? तो या तो आप रीज़न बताएंगे कि जी ये रीज़न था इसलिए मैंने ये कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, या 12वीं वाले बच्चे अक्सर ये बोलते हैं मेरे पिताजी ने कहा था। अब अगर सारी चीज़ें पिताजी कर रहे हैं तो रीज़न आउट तो वही कर रहे हैं, फिर आप लोग कहाँ रीज़न आउट कर रहे हो? बट अगर आप कहते हो कि नहीं जी मैंने रीज़न आउट किया और मैंने ये कॉमर्स इसलिए लिया कि आई रियलाइज़ कि साइंस पढ़ तो ली मैंने बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, साइंस पढ़ तो ली मैंने बट मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, जो भी रीज़न हो, तो रीज़न आउट तो आपको करना पड़ेगा। एंड अक्सर रीज़न आउट तब होता है जब आप काम करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तभी आप रीज़न आउट करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। पुराने ज़माने में जब
लाइन बना के रेलवे का रिजर्वेशन कराते थे तो आप वहाँ पर खड़े होकर 2 लाइन को देखते थे कि कौन सी लाइन छोटी है, और रीज़न आउट करके कि ये जल्दी मेरा नंबर आ जाएगा, उसमें चले जाते थे आप। वो बात दूसरी है। ये लक फैक्टर है कि आप लाइन में खड़े हुए, उसने विंडो बंद कर दी और निकल लिया, ये लक फैक्टर हो गया, ठीक है। बट आप रीज़न आउट कर रहे हैं ना चीज़ें, तो आप रीज़न आउट करते हैं कि मैं ये वाली मोटरसाइकिल लूँगा या ये वाली मोटरसाइकिल लूँगा, जो भी आपकी कंसिड्रेशन है, पावर, पिकअप, ब्रेक्स, माइलेज, जो भी आपकी कंसिड्रेशन है, रीज़न आउट करते हैं चीज़ें। रीजनिंग एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जो बहुत ज़रूरी है, और इंसिडेंटली ये ज़िंदगी भर हर मोमेंट लाइफ में चलती रहती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसी अकेली एबिलिटी है, अकेली वो है जिससे हर क्वालिटी की तार जुड़ी हुई है, इसकी हर क्वालिटी की तार जुड़ी हुई है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि करेज और रीजनिंग कैसे जुड़ी हुई है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा चल रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, ठीक। तीसरी क्वालिटी आती है कि ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। जो चीज़ें आपके पास हैं उनको आप कैसे इस्तेमाल करते हो, कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हो, और शुड आई से वी विल कॉल इट एग्जीक्यूशन। दिमाग में आइडियाज़ तो बहुत आ जाते हैं, बट उनको आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग सब सोचते हो ये करेंगे या ये करेंगे, ये नहीं होगा तो इतनी लंबी इंडस्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करते हैं और कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने देख लिया, वो रीज़न आउट कर लिया है, बट वो नहीं कर पाते। बेसिकली जो क्वालिटी लैकिंग है वो है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ। एंड फौज की ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ है, क्योंकि आपको तो हर सेकंड ऑर्गेनाइज करना है चीज़ें। आपका मूवमेंट भी चल रहा है, आप चाइनीज़ बॉर्डर पे भी जा रहे हो, सब कुछ हर समय। यू कांट थिंक ऑफ योर सेल्फ, यू विल थिंक एवरीवन एज ए टीम, कि अब ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये गाड़ी पहले पहुंचेगी, खाने वाली गाड़ी, बाकी गाड़ी आप बाद में पहुंचेंगी, खाने वाली गाड़ी जब तक खाना बनाएगी, जब तक ये लोग इक्विपमेंट उसे डिप्लॉय करेंगे, वगैरह 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 वगैरह। रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग गले में हाथ डाल के चलते हैं। ये दो ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो गले में हाथ डाल के चलते हैं। बट देयर कैन बी पीपल जिनकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है और रीजनिंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद आती है चौथी क्वालिटी जो आती है, जो दिमाग से रिलेटेड है, वो है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। हाउ डू यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अच्छा एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, और अच्छा एक्सप्रेशन उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जो बोलें तो दूसरों को समझ आए, ठीक है। कुछ साल पहले एक आकाश कोचिंग वाले शायद ये देते थे, माई केमिस्ट्री विथ हिम इज़ वेरी गुड। अब ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात नहीं है, मेरा इससे अच्छी पटती है, माई केमिस्ट्री विथ हिम, हाँ, बॉन्डिंग इज़ गुड, तो माई केमिस्ट्री विथ हिम इज़ गुड। अब कोई किसी को अपने रूम से भगाना है तो आप हमेशा कह सकते हो गो, आपका कोई और एक्सप्रेशन होगा तो वो कहेगा इवापोरेट फ्रॉम हियर। अब वो अल्टीमेटली कह तो यही रहा ना कि यहाँ से जाओ। अब अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, हर एक लोगों का अलग एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके संग जो आपकी टीम और आपके लोग चल रहे हैं उनको बहुत क्लियरली समझ आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक।
ये थी 4 क्वालिटीज़ जो दिमाग से रिलेटेड थी। और आप लोग सोच रहे होंगे दिमाग से रिलेटेड तो बहुत बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ होंगी, जो कहाँ, बस 4, दैट्स ऑल, सिंपल। एक्सप्रेशन आप नज़रों से भी कर सकते हैं। पहले ज़माने में घरों में बहुत ये हुआ करता था कि यूं यूं करके आंखें दिखा दूँगे, दूसरे से कहा करते थे कि ये काम कर ले, ठीक है। बट आप आंख दिखा के अपने फौजी भाइयों से कैसे कहोगे कि फायर, तुम्हें तो मुंह खोलना पड़ेगा और आवाज़ निकलनी पड़ेगी। तो एक्सप्रेशन चाहिए, क्लियर एक्सप्रेशन चाहिए एंड लाउड इनफ वॉल्यूम में एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक। अब आ जाती है फैक्टर 2। फैक्टर 2 इसको सिंपल लैंग्वेज में दिल वाली बातें कहते हैं। उनमें से पहली चीज़ है सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट वो चीज़ होती है कि आप अपने साथियों से कैसे एडजस्ट करते हैं, अपने सीनियर्स, अपने बड़े लोगों से कैसे एडजस्ट करते हैं, और आप अपने जूनियर्स या छोटों के संग कैसे एडजस्ट करते हैं। कुछ नहीं, नॉर्मल पूछेगा कि बेटा घर में आप क्या करते हैं, और आपने बातों बातों में कह दिया कि जी मेरे तो रोज़ भाई से लड़ाई हो जाती है, बड़े भाई से लड़ाई हो जाती है। एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम चल रही है। अब इमेजिन करिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही लोगों के साथ 40 साल बिताने हैं, तो अगर आपका एडजस्टमेंट ख़राब हुआ तो आप कैसे उनके संग 40 साल रहेंगे। चलो तुम तो रह लेगा, पर बाकी लोग कैसे तुम्हें झेलेंगे 40 साल। तो एडजस्टमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब एडजस्टमेंट जब आया, वर्ड आया है सोशल एडजस्टमेंट, और ये लड़का आया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आई नो कि इसका एडजस्टमेंट सही चल रहा है, क्योंकि ये तो सैनिक स्कूल से है, वहाँ एडजस्टमेंट कर ही रहा है ना। अगर नहीं कर रहा होता तो लोग इसे पीट रहे होते, ये दूसरों को पीट रहा होता। तो कुछ हरकतें हो जाती हैं जो तुरंत बता देती हैं कि हाँ जी इसका एडजस्टमेंट सही है। आप ग्रुप एक्टिविटी में काम करते हैं, ग्रुप गेम्स खेलते हैं, तो पता है कि आपका जी एडजस्टमेंट सही चल रहा है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछ लेगा कि बेटा खाना पीना कैसा चल रहा है, और तने कहा अरे सर रोटी जली हुई है, दाल मेरे घर जैसी नहीं है, सब्जी में पानी ज़्यादा था, वगैरह वगैरह आपने बोल दिया। क्या दिख रहा है? पुअर एडजस्टमेंट। क्या दिख रहा है? पुअर एडजस्टमेंट। यह एडजस्टमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है लाइफ में रहने के लिए। अगर मियाँ बीवी का एडजस्टमेंट आपस में नहीं होगा तो रोज़ लड़ेंगे। अगर आपस में 2 बच्चों का एडजस्टमेंट सही, 2-3 बच्चों का नहीं होगा तो रोज़ लड़ेंगे। तो एडजस्टमेंट इज़ ए इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। देन कम्स कोऑपरेशन। अच्छा काम करने के लिए आप दूसरे के संग कोऑपरेट करते हैं या नहीं। तो फौज इज टीम वर्क, पीरियड। फौज इज टीम वर्क। अगर उस टीम में आप कहेंगे मैं काम नहीं करूँगा, तो ऑब्वियसली आपका कोऑपरेशन ख़राब है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं सर मेरा कोऑपरेशन तो सही है, कल तो इसने कहा था कि चलो एक्सिस बैंक में डाका डाले, मैं गया था उनके साथ। तो कोऑपरेशन फॉर गुड थिंग्स, नॉट फॉर कोऑपरेशन फॉर बैड थिंग्स। अच्छे काम करने के लिए कोऑपरेट करना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक। तीसरी क्वालिटी जो दिल वाली क्वालिटीज़ है या फैक्टर 2 क्वालिटीज़ है, दैट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो जो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आता है अपने देश, अपने देशवासियों को बचाने के लिए। तो ड्यूटी में तो आपको बता दिया जाता है कि 5 बजे से शाम 5 बजे तक आप काम करेंगे, आप बैठते हैं, आप उसकी तनख्वाह ले रहे हैं, काम करते हैं। बट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ नथिंग टू डू विथ ड्यूटी, इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विथ योर नेशन, विथ द पीपल अराउंड यू whom you see। तो आप जा रहे हो, कोई काम से जा रहे थे, एंड यू फाइंड
कि एक साइकिल पे स्कूल का बच्चा जा रहा है और स्लिप हो गया। आई एम श्योर आप लोग सब साइकिल चलाए होंगे और आप लोग सब स्लिप हुए होंगे। एंड आई एम श्योर जब आप गिरे होंगे सब ने आपको हेल्प किया होगा उठने के लिए, उठाने के लिए, और 2 शब्द मीठे बोले और झाड़ दिया तुम्हें, घुटना वुटना झाड़ दिया और तुम्हें कहते हैं चल बेटा जा, शाबाश चल जा घर। क्यों किया ये काम? किसने कहा था कि आप ये काम करिए? आपका तो कुछ नहीं जा रहा था, आप बगल में जा के देखते, आप कहते मेरा क्या जा रहा, और निकल जाते आप आगे। दिस इज़ वॉट इज़ नोन एज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि कोई आपको ये नहीं बता रहा कि आप ये काम करिए, पर आप ये काम करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी और द नेशन। ठीक, अब इसका माने ये नहीं है कि कोई अंग्रेज गिर गया हो तो आप उसको नहीं उठाएंगे, उसे भी उठाएंगे भाई, ठीक है, वो भी इंसान है, पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। अब वो हमारे यहाँ एवरी ईयर जनवरी में मेला लगता है संगम पे, क्या कहलाता है वो, कुंभ मेला लगता है। और कुंभ मेला में 2 जने बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर ये इस तरह बम लगा देंगे और उड़ा देंगे और कर देंगे, वो आपने सुन लिया है। तो आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है? तुरंत आप पुलिस में रिपोर्ट करें। और आपने कह दिया मेरा क्या, और मोटरसाइकिल पीछे मोड़ी और निकल लिए कि मैं तो जा रहा, जिसको मरना वो मर जाए, तो आपकी एक गलती से कई लोग अपनी जान दे देंगे। अब मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट इज़ यू आर यंग पीपल, यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। अब अगर आप लोगों की अच्छी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो देश कहाँ पर जाएगा या कहाँ पहुँचेगा? दोस्तों, सीरियस क्वालिटी है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, ये हर चीज़ में काम आती है। कोऑपरेशन में भी योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो जिसकी जो काबिलियत है वो उसके संग काम कर रहा है। किसी की काबिलियत दिमाग से होती है, किसी की काबिलियत फिजिकल वर्क से होती है, किसी की काबिलियत जिस चीज़ से भी हो वो करता है। अब आ जाती है लीडर वाली क्वालिटीज़। तो हम लोगों ने 7 क्वालिटीज़ कर ली, 4 + 3 7 क्वालिटीज़ कर ली। अब लीडर वाली क्वालिटीज़ आ जाती है। पहली लीडर लाइक क्वालिटी या लीडर वाली क्वालिटी इज़ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव वो होता है प्रॉब्लम जब आए तो आगे बढ़ना और उसका सल्यूशन के लिए काम करना, और तब तक काम करना जब तक सल्यूशन नहीं मिल जाए उसका, या वो चीज़ चालू करना और तब तक करना जब तक उसका जो लॉजिकल एंड है वो ना आ जाए। तो मान लीजिए आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड थे, एक कंडीशन ले लेते हैं। तो आपने क्या किया कि आपने गिटार सीखना चालू किया। अब कोई आधे रास्ते में छोड़ देगा, कोई पूरे रास्ते में छोड़ेगा। वो तब तक टीचर के पास जाएगा जब तक वो सीख रहा है, और एक बार वो सीख लेगा तो छोड़ देगा, अपना प्रैक्टिस करता रहेगा। और एक है जो चालू हुआ 2-4 दिन बाद कहा कि नहीं मेरी उंगलियों में दर्द हो रहा है, छोड़ दिया। इनिशिएटिव किस चीज़ को कहते हैं? इनिशिएटिव कहते हैं जो चीज़ आपने चालू की उसको अंत तक ले जाएंगे। ठीक है? तो कौन सा बच्चा अंत तक ले गया इस एग्जाम्पल में? पहला बच्चा जो अंत तक ले गया, और दूसरे बच्चे ने आधे रास्ते में छोड़ दिया। जिसने आधे रास्ते में छोड़ दिया उसका इनिशिएटिव तो गया ही गया है, साथ ही दूसरी क्वालिटी जो हिल गई वो है डिटर्मिनेशन। है ही नहीं डिटर्मिनेशन कि ये काम पूरा करे। अब मैं आप लोगों से यहाँ पर रोज़ एक टॉपिक बुलवाता हूँ खड़े होके, या आप खड़े होंगे और एक टॉपिक पे बोलेंगे। उसके लिए तैयारी घर पे करनी है, उसके लिए तैयारी घर पे करनी है। ठीक है? कोई बच्चा है जो 2 बारी पढ़ के 1 बारी बोल के आधा बोल के बैठ जाता है, और कोई बच्चा है जो 100 बारी बोलता है ताकि फ्लॉलेस बोले अगले दिन। ये देखिए इनिशिएटिव का खेल है, ये डिटर्मिनेशन का खेल है।
इनिशिएट तो मैंने करा दिया, इनिशिएट तुमने समझ लिया कि हाँ जी टॉपिक पढ़ना है, तुमने चालू कर दिया, बट तुमने उस चीज़ को एंड नहीं किया या उस चीज़ को बहुत अच्छा एंड किया, विच एवर वे। तो आप लोग जब मेरे संग होते हो और जब कोई भी काम करते हो तो मैं ऑटोमेटिकली उसे क्वालिटी में डाल देता हूँ और मुझे पता रहता है कि ये क्वालिटी इसकी अब हिल रही है। ठीक है, और बता देता हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं, आप लोगों को बता देता हूँ कि बेटा देखो अब पीछे हो जाओगे अगर मेहनत नहीं करोगे। तो आखिरकार मैंने तुम्हें बताया था इतने सारे साल में लोग आते हैं, कुछ पास होते हैं कुछ पास नहीं होते, तो यही सब क्वालिटीज़ हैं जो डिफर करती हैं। अब दूसरी लीडर वाली क्वालिटी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ दैट यू कैन डील डे टू डे सिचुएशन। अब देखिए कुछ समय पहले की बात है, एक लड़की पढ़ने आई थी, ठीक है, और पिताजी उनके संग आए थे, माताजी उनके संग आई थी। पिताजी ने कहा कि ये लड़की कैसे इतनी दूर से आएगी यहाँ पढ़ने। तो मैंने उससे पूछा कि तुम स्कूटर चलाती हो, स्कूटी चलाती हो? उसने कहा हाँ। मैं कहा कहाँ जाती हो? तो स्कूटी से बाज़ार जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं।